गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोग देख रहे थे रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें से आपको पहले वीडियो में बताया गया था कि रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एक एग होते हैं, स्पर्म होते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, एग का फॉर्मेशन होता है, फिर नए ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और नए ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक पेरेंट्स होंगे, पेरेंट में एक मेल पेरेंट्स होगा और दूसरा होगा फीमेल पेरेंट्स। मेल और फीमेल पेरेंट्स के इनके अपने अपने गैमीट होते थे। क्या गैमीट? मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म, और फीमेल गैमीट्स होती हैं एग, जिसको ओवा भी बोलते हैं। ये दोनों आपस में क्या करते थे? फर्टिलाइज्ड होते थे और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता था? जाइगोट। और जाइगोट डेवलप हो जाते थे, इनका क्लीवेज होता था और न्यू ऑफ स्प्रिंग बनते थे। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे आपने शुगर केन लिया और शुगर केन को के पीस को आपने कहीं से कट किया और इसको ज़मीन में दबाया और नए पौधे बन गए। यानी सिंगल पेरेंट था, सिंगल पेरेंट्स के ही छोटे छोटे पीस से आपने एक नया पौधा बना दिया, नया कुछ बन गया, तो उसे क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इन सब में बेसिक क्या है कि बेसिक होता है न्यूक्लिक एसिड। क्या चीज़ ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो स्पर्म हो या हो एग, इन दोनों का जो बेसिक है वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। इस समय हम न्यूक्लिक एसिड को समझ लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? एक पेरेंट्स के जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, नए ऑफ स्प्रिंग होते हैं, नए ऑफ स्प्रिंग का कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से क्यों मैच करता है? ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण सेम टू सेम, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे तो सेम टू सेम मैच करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए गए तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। और उन सब का बेस क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब देख लेते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड टर्म आपने फिर देखा कि मैंने कहा एसिड, यानी इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होंगे। और ये जेनेटिक मटेरियल सिर्फ दो होते हैं। क्या होता है? डीएनए या होते हैं आरएनए। डीएनए होते हैं या क्या होते हैं? आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इनके कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होते हैं? चाहे वो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो या राइबो न्यूक्लिक एसिड हो या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो, और ये दोनों बने किन किन चीज़ों से होते हैं, इनमें क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या क्या होते हैं? एक शुगर होता है। क्या होता है? शुगर। दोनों की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे हैं। दोनों क्या होते हैं? दोनों में शुगर। शुगर में भी कौन सा शुगर होता है?
पेंटोज शुगर। क्या होते हैं? पेंटोज शुगर। पेंटोज टर्म क्यों दिया? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 5। दूसरा क्या होता है? नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरामिडीन। प्यूरीन और दूसरा पिरामिडीन। तीसरा क्या होते हैं? फॉस्फेट। फॉस्फेट एक शुगर में भी कौन सा? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्यों नाम दिया? क्योंकि कार्बन की संख्या क्या होगा? 5 होगा। दूसरा क्या होंगे? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से हो सकते हैं? एक प्यूरीन हो सकता है, दूसरा क्या होता है? पिरिमिडीन हो सकते हैं, तीसरा क्या होता है? फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट टर्म आया कहाँ से? फास्फोरिक एसिड से। फोरिक एसिड से टर्म आए। अब ये फास्फोरिक एसिड क्या होता है? इसका केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री में देखेंगे, ये होता है H3PO4। H3PO4 इसको कहते हैं फास्फोरिक एसिड। जो भी फास्फोरिक एसिड है, इसी फास्फोरिक एसिड में से 3 हाइड्रोजन निकाल दिए जाएं तो इसमें क्या बचेगा? PO4-3। और इस PO4-3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? फास्फोरस डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन लगे होंगे और सभी ऑक्सीजन पर एक एक नेगेटिव चार्ज होगा और इसको बोलते हैं फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट। आपने देख लिया कि कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, डीएनए हो या क्या हो? आरएनए हो। डीएनए और आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म मैंने बताया, आरएनए के फुल फॉर्म बताए। उनका जो बेसिक कॉन्स्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं, इनको बनाने वाले जो मटेरियल होते हैं, उसमें केवल 3 चीज़ें होती हैं। शुगर होता है, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, फॉस्फेट होता है। शुगर में भी कौन सा शुगर होता है? पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। फिर नाइट्रोजिनस बेस हुआ बताए, प्यूरीन होता है, पिरामिडीन होता है। और प्यूरीन भी 2 टाइप के होते हैं, एक एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। एक एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। पिरामिडीन 3 टाइप्स के होते हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल ये क्या हैं? पिरामिडीन। यानी टोटल कितने नाइट्रोजिनस बेस हो गए? 5। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल, ये कितने नाइट्रोजिनस बेस हो गए? 5 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस। और इन नाइट्रोजिनस बेस को आप एक साथ बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। फिर क्या हुआ? फॉस्फेट मैंने बताया, फास्फोरिक एसिड से आया, उसके स्ट्रक्चर बताया। शुगर बताया, पेंटोज शुगर होगा। और इस शुगर में सबसे पहले देखते हैं राइबोज शुगर और उसके स्ट्रक्चर। राइबोज शुगर क्या होता है बेटा? इसमें 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पर लगे होते हैं CH2 और ये लगा होता है OH। यहाँ पर भी लगे होंगे OH, यहाँ पर भी क्या होंगे? OH और यहाँ पर लगे होंगे OH। ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिल जाए तो इसको कहते हैं राइबोज शुगर। क्या कहते हैं? राइबोज शुगर। क्या कहेंगे? राइबोज शुगर। और जो भी राइबोज शुगर पाए गए, इस राइबोज शुगर में से यदि हम ये पहला कार्बन की संख्या में गिना दूं, मैंने बताया 5 कार्बन होने चाहिए। ये कार्बन, यहाँ पर कार्बन 2, यहाँ पर 3, ये 4 और ये 5वां कार्बन, 5 कार्बन हो गए। यदि इस राइबोज शुगर से यदि इसके सेकेंड प्राइम पोजीशन से
एक ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए, ऑक्सीजन के निकालने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? डी। क्या लगाते हैं? डी ऑक्सीजनेशन। क्या कराएंगे? डी ऑक्सीजनेशन, मतलब ऑक्सीजन को आप निकालेंगे। कितने ऑक्सीजन? एक। किस पोजीशन से? सेकंड पोजीशन से। जब सेकंड पोजीशन से आप ऑक्सीजन निकालेंगे तो ये राइबोज शुगर में से ऑक्सीजन निकल गया तो इसी का नाम हो जाएगा डी ऑक्सी, यानी ऑक्सीजन निकाला गया। डी ऑक्सी राइबोज शुगर, यानी राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन निकाल दिया गया तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर बन गया। अब ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बन करके आएगा आपसे बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। OH, यहाँ पर एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो सिर्फ क्या बचे? H। यहाँ पर क्या हुआ? OH, और ये क्या हुए? CH2, और यहाँ पर क्या लगेंगे? OH, और इसका नाम क्या हो जाएगा? डी ऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, आपने देखा कि यदि RNA पाए गए तो RNA में कौन सा शुगर होगा? राइबोज शुगर होगा, और इसलिए इसका नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। क्लियर? आपने देखा डीएनए में डी ऑक्सी राइबोज शुगर पाया गया, डी ऑक्सी राइबोज शुगर पाए गए, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गया? नाइट्रोजनस बेस मैंने बताया, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल पाए गए। फास्फेट मैंने बताया, उसके स्ट्रक्चर बता दिए। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, इनके भी स्ट्रक्चर आपको बुक में दिए हैं, आप ध्यान से देखना। ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर तैयार करना। अब बताते हैं, एक टर्म और बताते हैं, आपसे बार बार पूछा जाता है। जो डीएनए होता है और आरएनए होते हैं, आरएनए और डीएनए में वेट किसका ज़्यादा होगा? तो आप देख रहे हैं कि आरएनए में एक ऑक्सीजन पाया गया और इसमें ऑक्सीजन की कमी है। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट्स, इसके शुगर का मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा, यानी आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट के लेवल पर क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जब देखते हैं तो जो डीएनए होता है और इस डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है। ऐसा क्यों? कि उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट में तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक है, लेकिन वो जब टोटल लेंथ बन करके आया उसका मॉलिक्यूलर वेट घट कैसे गया और इसका बढ़ कैसे गया? देख लेते हैं कैसे। क्योंकि जो डीएनए होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और इसके डबल स्टैंडर्ड होने के कारण इसका मॉलिक्यूलर वेट, टोटल मॉलिक्यूलर वेट डीएनए का हाई होता है, अधिक होता है। जबकि आरएनए देखेंगे, और आरएनए जो होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। कैसे होंगे? सिंगल स्टैंडर्ड होंगे, और सिंगल स्टैंडर्ड के कारण इनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाता है। क्लियर? आप देखते हैं इनका एक एक स्ट्रक्चर कैसे बन करके आते हैं। थैंक यू।